हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर एंजाइम्स के बारे में, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एंजाइम्स बेसिकली आर आल्सो प्रोटीन, ये प्रोटीन के ही बने होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। और दूसरा हम एंजाइम्स को देखो कहाँ यूज करते हैं, एंजाइम्स बेसिकली कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटालिस्ट का मतलब वो होता है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर उसके अंदर यूज हुए बिना, ऐड हुए बिना उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं ये बेसिकली करते क्या है, सबसे पहली चीज रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है जी, किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, रेट इंक्रीज मतलब करते हैं यानी कि कम समय में हमारे पास वो रिएक्शन फुलफिल हो जाती है। और कैसे करते हैं, बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कैसे करेंगे ये काम, बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको यूज करने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी क्या होती है बच्चों, कम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास रेट जो होता है वो कैसा हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ये मेरे पास कोई भी सबस्ट्रेट है, ठीक है जी, ये मेरे पास कोई भी सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट हमारे पास कन्वर्ट होता है किसके अंदर बच्चों, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसको होने में हो सकता है कि यहाँ पर 15 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर मैंने यहाँ पर कैटालिस्ट यूज करा, कैटालिस्ट में क्या यूज करा, मैंने एंजाइम यूज करा। कैटालिस्ट में जब मैंने एंजाइम यूज करा तो इसको यहाँ से यहाँ तक सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट मिलने में हो सकता है 2 ही मिनट लगे, तो इसने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। कैसे, बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हमारी बॉडी में कैटालिस्ट का काम कौन करते हैं जी, एंजाइम्स करते हैं। देखिए मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये यहां तक रिएक्शन पहुंचनी है, यहां तक होने के बाद प्रोडक्ट होगा। अब इसको होने के लिए यहाँ पर ये एनर्जी रिक्वायर हो रही है, ठीक है जी, तो एनर्जी लगी और देन उसके बाद ये यहाँ पर पहुंचे, तो आप देखेंगे कि एनर्जी का लेवल कितना ज्यादा है। अब अगर लेकिन मैं इसके अंदर यहाँ पर सबस्ट्रेट के ऊपर अगर एंजाइम को यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पर एनर्जी का जो रेट है वो अब कम है और प्रोडक्ट हमारे को मिल रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दैट इज क्लियर टू यू। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, इस बेसिस पे एंजाइम्स के और भी बहुत सारे नाम है। यहाँ पर हम इनको बोलते हैं बच्चों बायो कैटालिस्ट। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी ये होते हैं, रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम इनको यहाँ पर बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। आल्सो टर्म्ड एज ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, इनको यहाँ पर इधर में ऑर्गेनिक कैटालिस्ट भी बोला जाता है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर, दीज आर द मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर, ये हमारे पास बच्चों मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर है। एंड इन्हीं को हम बोलते हैं सेल फर्मेंटर, दीज आर द सेल फर्मेंटर, ये हमारे पास इधर में सेल फर्मेंटर कहलाते हैं। ठीक, चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एंजाइम्स को मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हमने कैटालिस्ट बोला है, बाय एंजाइम्स आर टर्म्ड एज कैटालिस्ट। सबसे पहली चीज, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। दूसरी चीज, जो क्वांटिटी और क्वालिटी होती है रिमेन अनचेंज, क्वालिटी और क्वांटिटी में कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता है ना। एनर्जी अगर आपने कम लगाई तो आप सोचे क्वालिटी क्वांटिटी में कोई चेंज होगा, देयर इज नो चेंज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिमेन अनचेंज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ पर। ठीक, चलिए देखो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कैटालिस्ट के बारे में, लेकिन वो कैटालिस्ट है और यहाँ पर ये जो कैटालिस्ट है बच्चों ये बायो कैटालिस्ट है। दीज आर द बायो कैटालिस्ट, जो किस चीज के बने होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बने होते हैं। एंड आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम वहां पर कौन सा कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए नाउ द टर्म एंजाइम, टर्म गिवन बाय कोहनी,
कोने ने ये टर्म इजाद करी थी, इनको यहाँ पर एंजाइम्स बोला गया था। और क्वेश्चन आता है सबसे पहला जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो कौन सा था? द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, तो बता सकता है? द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम इज द जाइमेज। जो सबसे पहला डिस्कवर्ड एंजाइम है बच्चों वो हमारे पास जाइमेज है। और ये डिस्कवर्ड किसने किया था? बाय बकनर। तो बकनर बोल दो, बुचनर बोल दो, जो मर्जी बोल दिए, बुचनर ने इसको डिस्कवर किया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम, फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम बताइए। जो सबसे पहला फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम है उसके बारे में हमें किसने बताया था? समनर ने बताया था, बाय समनर। सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये नीट के अंदर ही पूछा जा चुका है। उस एंजाइम का नाम है यहाँ पर यूरिएज एंजाइम। बेसिकली ये बात बोली गई थी कि कोई भी एंजाइम जो होता है वो लिविंग सिस्टम से डिराइव किया जा सकता है, आर्टिफिशियल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक आर्टिफिशियल एंजाइम बन गया था, ठीक है जी। तो यूरिएज एंजाइम के बारे में और प्रोटीनिशियस नेचर ऑफ एंजाइम के बारे में समनर ने बताया था। और उसने बोला ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है जी। ऑल एंजाइम्स, समनर ने बोली थी ये बात कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट एक एंजाइम को छोड़ करके जिसका नाम है राइबोजाइम। जिन बच्चों ने सेल चैप्टर पढ़ा हुआ है मुझसे उन्हें पता होगा राइबोजाइम के बारे में, ठीक है जी, एक्सेप्ट राइबोजाइम को छोड़ करके। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर बच्चों एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कि एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम? भाई एंजाइम भी तो बायोमोलिक्यूल ही है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, ये भी तो प्रोटीन ही है एक तरीके का। तो कोई प्रोटीन एंजाइम बना रहा है, कोई हार्मोन बना रहा है। तो सबसे पहली चीज एंजाइम्स की प्रॉपर्टी के बारे में जब बात करते थे, ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब देखिए जितने भी एंजाइम्स होंगे वो सारे के सारे प्रोटीन होंगे, ये कंफर्म है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रोटीन हो वो सारे के सारे एंजाइम होंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं, ये बात गलत। ओके ओके ओके। लाइक जैसे कि हमारी मसल्स, अब हमारी मसल्स क्या है? प्रोटीन फाइबर्स है, तो वो क्या है? प्रोटीन तो है लेकिन एंजाइम्स नहीं है। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या देखते हैं? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट है, लेकिन वो क्या है? वो एंजाइम्स नहीं है। एंजाइम्स जो होते हैं उनके अंदर एक खास बात और होती है बच्चों, दीज आर द सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, दीज आर द सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ये ना सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक से मतलब होता है कि स्पेसिफिकली उसी के ऊपर काम करेंगे, समझे? मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, और मुझे उस सेल में से किसी कंटेंट को डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान लो उसका डीएनए मुझे चाहिए, तो हम देखेंगे सेल के ऊपर तो सेल वॉल होती है जो किस चीज की बनी है? सेल्यूलोज की। तो पहले मुझे सेल्यूलोज को हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा? इसके लिए एक एंजाइम छोड़ दूंगा उसके ऊपर जिसका नाम होगा सेल्यूलेज। तो सेल्यूलेज सेल्यूलोज को खा जाएगा, इंगल्फ कर जाएगा, और देन उसमें से हम डीएनए को क्या करेंगे? डिराइव कर लेंगे। अब हमने क्या देखा, जो सेल्यूलेज है वो सेल्यूलोज के ऊपर अटैक करा, ऐसा नहीं है कि वो डीएनए के ऊपर अटैक कर दिया या आरएनए के ऊपर अटैक कर दिया। अगर डीएनए को इंगल्फ करना है तो हमें एक और एंजाइम चाहिए जिसका नाम है डीएनएज। आरएनए को इंगल्फ करना है तो आरएनएज। तो हमारे कोर्स में न्यूक्लियस फैमिली के एंजाइम्स होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, तभी तो बीमारियों के ऊपर भी काम हो रहा है। मान लो तुम्हारे सिर में दर्द है तो तुम सेरिडोन ले रहे हो, पेट दर्द है तो तुम जो है ब्रूफिन ले रहे हो या कोई और दवाई ले रहे हो, मैक्टल स्पास ले रहे हो। अब सोचो कि तुम्हारे दस्त लग रहे हैं और तुमने सर दर्द की गोली ले ली, एंजाइम वो भी छोड़ेंगे, लेकिन क्या वो उस पर काम करेगी? नहीं करेगी। वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी बताई भी है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग
एनर्जी एक्टिवेटर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी रेस्पिरेशन। ठीक है जी, रेस्पिरेशन के अंदर भी एंजाइम्स का यूज होता है। भाई हमारी बॉडी के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, ये बात आपको पता है, हमारी बॉडी में भी होता है, पता है ना, रेस्पिरेशन होता है। और हम लोग खाना खाते हैं, वो रेस्पिरेशन होता है और वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। तो फूड जो है हमारे पास वो किस फॉर्म में, यहाँ पर जी ग्लूकोज की फॉर्म में। और ग्लूकोज टूटता है किसके अंदर जी, CO2 टूट गया है, H2O टूट गया और प्लस में ATP, यहाँ पर एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिल गए। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है हमारे पास, ये रिएक्शन अपने पास एंजाइमेटिक रिएक्शन है भैया। ये रिएक्शन कैसी है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एंजाइम होंगे। तो आप इस एंजाइम के रोल से समझ सकते हैं कितना जरूरी है। मान लो कि एंजाइम ही ना हो हमारी बॉडी में, तो क्या ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट होगा? तो इट मीन्स नो एंजाइम, सो नो एनर्जी, नो एनर्जी मीन्स नो लाइफ। वाओ, ठीक। चलिए, तो इसका मतलब कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एंजाइम। ठीक है जी। चलिए एक बात और बताते हैं आपको, वायरसेस हैव नो एंजाइम। जो वायरस होते हैं उनके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, उनके अंदर प्रोटीन तो है, बट वायरस हैव नो एंजाइम्स। वायरस के अंदर यहाँ पर एंजाइम्स नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है जी, वायरस के अंदर। ठीक है जी, मुद्दा समझ में आया। चलिए नाउ एंजाइम्स के बारे में एक बात और करते हैं। तो एंजाइम्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। जो भी हमारे पास एंजाइम्स है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है उनका। ठीक है जी, एंजाइम्स का हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ड्यू टू दिस इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। Therefore every cell form their own enzyme, इस वजह से हर एक सेल अपना खुद का एंजाइम बनाती है। ठीक है जी, इसीलिए हम देखते हैं कि स्पेसिफिक भी होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा जी, एंजाइम की फॉर्मेशन कहाँ होती है? अगर हम बात करते हैं एंजाइम की फॉर्मेशन के बारे में, एंजाइम फॉर्मेशन इज इनसाइड द सेल। एंजाइम की फॉर्मेशन कहाँ होती है बच्चों? सेल के अंदर होती है। ठीक है, बट एंजाइम कैन फंक्शन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। देखो फॉर्मेशन वहां पर हो रही है, सिंथेसिस वहां पर हो रही है, लेकिन काम ये दोनों जगह करता है। एंजाइम सेल के अंदर भी काम कर सकता है, एंजाइम सेल के बाहर भी काम कर सकता है। ये इनकी खास बात होती है। और सबसे एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। दीज आर द सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। ये टेम्परेचर और पीएच के सेंसिटिव होती है। ठीक है जी, अगर पीएच लेवल है या आपका टेम्परेचर है कम ज्यादा होती है, तो इनके रोल के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। गॉट इट? जरूरी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। हम लोग यहाँ पर एंजाइम से क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखो जब एंजाइम से क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं? सबसे पहली चीज, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एक तो हम फंक्शन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के एंजाइम्स है। एक होते हैं मेरे पास एक्सो एंजाइम। एक्सो एंजाइम नाम से पता चल रहा, फंक्शन आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। ठीक है जी, ये सेल है और ये देखो ये बाहर पे काम कर। दूसरा होता है मेरे पास एंडो एंजाइम। ठीक है जी, फंक्शन इनसाइड द सेल, एंडो एंजाइम। और ये क्या कर रहे हैं? फंक्शन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर यहाँ पर फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, बने दोनों सेल के अंदर है,
बने दोनों सेल के अंदर, देखो ये भी सेल के अंदर बना है, ये भी सेल के अंदर, लेकिन ये यहीं पे काम कर रहा है और ये बाहर जाके काम कर रहा है। समझे जी, दिस इज द डिफरेंस। एक तो इस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। हम कंपोजिशन के बेस पे भी यहाँ पर इनको क्या करते हैं बच्चों, क्लासिफाई करते हैं। देखो दो एंजाइम है मेरे पास, एक तो होते हैं सिंपल एंजाइम, ठीक है जी, और दूसरे होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं हमारे पास वही कहलाते हैं बच्चों होलो एंजाइम। ठीक है जी, एक हमारे पास सिंपल एंजाइम्स है और दूसरे हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं। देखो सिंपल एंजाइम कौन से होते हैं, बेसिकली दोज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जिनके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, जिनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, यूरिएज एंजाइम है, अमाइलेज है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सारे के सारे सिंपल एंजाइम्स है। अगर मैं बात करता हूँ होलो एंजाइम्स के बारे में, ठीक है जी, या कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, ये वो होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन पार्ट और प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जिसके अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों होते हैं, वो एंजाइम्स हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहलाते हैं। ठीक, अब एक तो होता है मेरे पास प्रोटीन पार्ट। अगर हम कॉन्जुगेटेड को बात करते हैं तो देखिए, एक तो हो गया प्रोटीन पार्ट और दूसरा हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट। अब जो प्रोटीन पार्ट होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर, उसी पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम। दिस इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वही मेरे पास कहलाता है कोफैक्टर। दिस इज कॉल्ड द कोफैक्टर। तो कोफैक्टर बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और एपो एंजाइम जो होता है हमारे पास इधर में, वो बच्चों प्रोटीन पार्ट होता है। तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर मिलकर के क्या बनाते हैं जी, होलो एंजाइम बनाते हैं, जो हमारे एक्टिव होते हैं। ठीक है जी, सिर्फ एपो एंजाइम जो होता है इनएक्टिव होता है। अगर सिर्फ प्रोटीन पार्ट है कॉन्जुगेटेड एंजाइम के अंदर, वो इनएक्टिव होगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे तब जाकर के वो एक्टिव बनेगा। सिंगल हमारा ये क्या होता है बच्चों, इनएक्टिव होता है। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जिनको हमने यहाँ पर क्या बोला है, कोफैक्टर बोला। ये कोफैक्टर भी हमारे पास क्या होते हैं जी, तीन तरीके के होते हैं। हो सकता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट कोएंजाइम हो, ठीक है जी, हो सकता है वो हमारे पास यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, या फिर हो सकता है कि वो आपका मेटल एक्टिवेटर, ठीक है जी, या फिर वो आपका मेटल एक्टिवेटर हो सकता है। एक एक करके बारे में बात करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कोएंजाइम है? कोएंजाइम जो होता है वो प्रोटीन पार्ट के साथ थोड़ा सा लूजली अटैच्ड होता है, बस थोड़ा सा लूजली अटैच्ड होता है, और ये हमेशा उसका ऑर्गेनिक पार्ट होता है। ये उसका क्या होता है हमारे पास उधर में जी, ऑर्गेनिक पार्ट होता है। और जिसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं यहाँ पर, NAD, FAD, NAD समझते हो, निकोटिनामाइड एडेनाइन, ठीक है जी, FAD, NADP, ठीक है जी, ये सब कोएंजाइम्स है। कोएंजाइम ए, थायमिन पायरोफॉस्फेट, तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली विटामिन डी के डेरिवेटिव्स होते हैं जो हमारे पास कोएंजाइम का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ है मेरे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो हम लोग क्या देखते हैं कि टाइटली अटैच्ड होते हैं। ये नॉन प्रोटीन की बात चल रही है, ये मेरे पास
टाइटली अटैच्ड होते हैं। इस चीज को दिमाग में रखना भैया, ये जो बात चल रही है नॉन प्रोटीन पार्ट की बात चल रही है, और ये बेसिकली अटैच तो है, लेकिन कैसे अटैच होते हैं, ये कोवालेंटली अटैच्ड होते हैं। दीज आर कोवालेंटली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट। ठीक, इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे बायोटीन, पायरोक्सीडेज, फॉस्फेटेज। एग्जाम्पल में आ गया एक तो बायोटीन, ठीक है जी, बायोटीन है हमारे पास। दूसरा एग्जाम्पल है पायरिडॉक्सेज फॉस्फेटेज। ठीक है जी, तो हमारे पास ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है, कुछ हमारे पास होते हैं यहाँ पर बच्चों मेटल एक्टिवेटर। मेटल एक्टिवेटर बेसिकली इनऑर्गेनिक होते हैं, लूजली बाइंड होते हैं। लो जी, एक तो इनऑर्गेनिक और लूज, इनऑर्गेनिक होते हैं और लूजली बाइंड होते हैं हमारे पास। ये मेटल एक्टिवेटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अब क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस के लिए ना, आपको पता है हमारी बॉडी में मेटल आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लेकिन मैग्नीशियम वो फैक्टर काम करे, परफॉर्मेंस करे, तो उसके लिए भी एंजाइम्स होते हैं जो इनको क्या करेगा जी, सपोर्ट करता है। जैसे हम जब प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जो हमारा ग्लूकोज है वो पायरुवेट में टूटता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वहां पर मैग्नीशियम आयन का एक रोल होता है, लेकिन मैग्नीशियम इस काम को करे उसके लिए एंजाइम होते हैं, हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो मेटल एक्टिवेटर्स होते हैं। आयरन हमारा मतलब कि प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। प्लांट्स आयरन को एक्टिवेट करने के लिए एकोइनेटेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज। फॉस्फेट के लिए पायरुवेट काइनेज, जिंक के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज या एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, सोडियम के लिए एटीपेज, और मोलिब्डेनम के लिए नाइट्रोजनेज या नाइट्रोरेक्टेज। तो बेसिकली कुछ कुछ एंजाइम्स है, मैं बता देता हूँ, जैसे कि लो जी, यहाँ जगह है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम आयन। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या है जी, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। पहला एंजाइम आ गया मेरे पास हेक्सोकाइनेज, दूसरा हो गया फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम को एक्टिवेट करते हैं बेटा, ये आपके मेटल एक्टिवेटर्स होते हैं बेसिकली। दीज आर द मेटल एक्टिवेटर्स हमारे पास। ठीक, फिर है आयरन के लिए। तो आयरन के लिए हमारे पास होते हैं जी एकोनिटेज, ठीक है जी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज। दीज आर द एंजाइम्स। ठीक इसी तरीके से पोटेशियम के लिए पायरुवेट काइनेज, ठीक है। तो दीज आर दी एंजाइम जो बेसिकली क्या करते हैं, मेटल